नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज भारत सरकार ने देश की संसद से पूरी दुनिया को मैसेज दिया, दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत की सेना पूरी तरह रेडी है। आज पूरे देश को फॉरवर्ड लोकेशन से आई ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का एक एक वीडियो, एक एक सेकंड आज का है। हमारे दो रिपोर्टर इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और उन्होंने कुछ देर पहले ये रिपोर्ट भेजी है। ठीक सामने एक बार फिर से टेक ऑफ और टच डाउन करते हुए जो भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो दिखाई देंगे और ये बेहद कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर्स हैं Su-30 MKI जो अपने पूरे वॉर लोड कैपेसिटी के साथ इस समय इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड एयरबेस से इस समय ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहा है। सुखोई 30 MKI की तस्वीरें आपने देखी। लद्दाख के फॉरवर्ड बेस से इस फ्रंट लाइन फाइटर को टेक ऑफ करते आपने देखा। सुखोई बहुत तेज रफ्तार से गुजरा और इस रफ्तार के बीच तस्वीर का एक हिस्सा बहुत लोगों की निगाह से बचा रह गया और उसी पर चीन की नजर है। ये देखिए, ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। ये वही मिसाइल है जिससे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था। ये है R-73 यानी सुखोई अब पूरी तरह हथियारों के साथ लद्दाख के आसमान में उड़ रहा है। R-73 मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर है और ये डॉग फाइट यानी क्लोज कॉम्बैट के दौरान इस्तेमाल की जाती है। सुखोई को ऐसी मिसाइलों से लैस करना सामान्य बात है, यह इसके वेपन पैकेज का हिस्सा है। लेकिन लद्दाख के आसमान में मिसाइलों के साथ उड़ने का मतलब है कि दुश्मन को एहसास होना चाहिए कि भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट अब मिसाइल लोड करके उड़ रहे हैं। MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 लगातार इस समय कॉम्बैट एयर करते हुए एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय वायुसेना की रणनीतिक डोमिनेंस है जो कि 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए चाइनीज PLA के होतान, शिगासे, गरगुंसा और कासगर एयर बेसिस पर जो उनके बॉम्बर्स J-20, J-8, J-11 डिप्लॉयड हैं उनको काउंटर करने की भारतीय वायुसेना की तैयारी है। टारगेट फोल्डर यानी मिशन के हिसाब से पूरी तैयारी के साथ उड़ा, जिसमें सुखोई को अपना टारगेट भी मालूम है और उसके खिलाफ कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाने हैं। मल्टी रोल सुखोई 30 MKI विमान लंबी दूरी की कई मिसाइल लेकर उड़ सकता है। सुखोई में 12 जगह पर मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। ये 8000 किलो से ज्यादा बम ले जा सकता है। R-73 मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर है। R-27 मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर है, जबकि R-77 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये लंबी दूरी की मिसाइल है जिन्हें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल कहा जाता है। सुखोई फाइटर जेट लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से लगातार डॉग फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लद्दाख में इस वक्त दो रिपोर्टर एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन दिखा रहे हैं। जो लेह का फॉरवर्ड एयर बेस है यानी लद्दाख में जो फॉरवर्ड एयर बेस है यहां पर MiG-29 बेस्ड है, लेकिन Su-30 MKI हो, मिराज 2000 हो, ये दूसरे हमारे जो दूसरे फॉरवर्ड एरिया से देखिए दूसरा Su-30 MKI आसमान की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, परवाज भरता हुआ और अपने गर्जना से ये साफ कर देता है Su-30 MKI की 24 घंटे दिन हो या रात हो LAC की निगरानी के लिए, भारतीय वायुसेना की निगरानी के लिए भारतीय एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। देखिए, एक सुखोई उड़ा और पीछे से दूसरा सुखोई फाइटर जेट आया। ये डॉग फाइट की प्रैक्टिस है। देखिए, एक ही फ्रेम में दो सुखोई 30 MKI। इंडियन एयरफोर्स ने डॉग फाइट की रियल सिमुलेशन यानी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये फाइटर जेट एक दूसरे को आजमा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि आप अपने बेस में ही आए, आपको हो सकता है किसी और बेस में भी जरूरत पड़ने पर टचडाउन करके अपना रिफ्यूलिंग करके उड़ना पड़े। लेकिन ये जो कॉम्बैट ड्रिल्स आप इस वक्त देख रहे हैं MiG-29 जो कि इस वक्त लद्दाख के फॉरवर्ड
बेसिस में जो एयरबेस है वहां पर तैनात किया गया MiG-29 एडवांस वर्जन है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि दे आर वेरी गुड, यानी कि बहुत इनकी जो खासियत है डॉग फाइट्स के माहिर है। और अगर एयर टू एयर कॉम्बैट होगा तो MiG-29 वो विमान है जो चीन के जे सीरीज के विमानों को टक्कर देंगे। LAC के आसमान में डॉग फाइट की नौबत कभी भी आ सकती है। डॉग फाइट यानी दो फाइटर जेट के बीच हवाई युद्ध, और ये वो पल होते हैं जब दो देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे का पीछा करते हैं। भारत और चीन के बीच भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ विमान इतनी दूरी पर उड़ रहे हैं कि वो अपने राडार पर एक दूसरे को देख सकते हैं। सुखोई और क्या कर सकता है? सुखोई दुश्मन का राडार स्टेशन को भी उड़ाने वाली मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल KH-31 लगाई जा सकती है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। जमीनी निशानों के लिए सुखोई में लगाई जा सकती है। KH-29 मिसाइल जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि KH-59 मिसाइल की रेंज 115 किलोमीटर है। अगर चीन ने युद्ध का स्टार्ट बटन दबाया तो आसमान में मौजूद सुखोई जैसे भारत के फाइटर चीन को लक्ष्मण रेखा यानी LAC क्रॉस नहीं करने देंगे, और ये सभी मिसाइल इसकी पूरी गारंटी देती है। सुखोई 30 लेजर गाइडेड बम को भी सटीक निशाने पर लॉन्च कर सकता है। इसमें KAB-500 जैसे 5 लेजर गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं, जबकि KAB-1500 जैसे 3 बड़े लेजर गाइडेड बम भी इससे दागे जा सकते हैं। और ये है सुखोई का सबसे बड़ा हथियार, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ब्रह्मोस का मतलब है कि सुखोई दुश्मन से 300 किलोमीटर दूर रहकर अटैक कर सकता है। यानी भारत के आसमान में उड़ते हुए सुखोई लेह के उत्तर में हुतान एयरबेस और लद्दाख के पूर्व में इनागरी बेस को उड़ा सकता है। और ऐसे में ब्रह्मोस को लॉन्च करते वक्त उसे चीन के आसमान में भी दाखिल नहीं होना पड़ेगा। सुखोई 30 MKI हो, मिराज हो, या फिर इसके साथ हमारे जैगवार हो, या फिर रफाल हो, इस तरह के विमान अगर कभी भी ऑपरेशंस के लिए जाएंगे चीन के इलाके में, तो MiG-29 ऐसे फाइटर्स हैं जो उनका साथ देंगे ताकि वो एयर टू एयर कॉम्बैट में उनको, जो दूसरे चीनी जो फाइटर्स हैं, उनको वो रोक सके, उनको वो मात दे सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी डिप्लॉयमेंट में इस वक्त एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत के सबसे बड़े वेट लिफ्टर को देखिए। लेकिन ठीक सामने C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे स्काईलॉट कहा जाता है, दरअसल वो अब इन फॉरवर्ड एयरबेसिस पे लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ उनकी जारी है। ये अपने साथ करीबन 77 टन की लोड कैपेसिटी के साथ फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगातार लैंड कर रहे हैं। यहां तक कि हम आपको बता दें कि जो अलग अलग लोकेशन से टैंक लेकर आए थे वो यही ग्लोबमास्टर लेके आए थे। इनका मोटो है सक्षम सबल सर्वत्र और कैपेबल पावरफुल ओमनीप्रेस। और इसी अपने वाक्य के साथ ये इस समय लगातार जो फॉरवर्ड लाइन है वहां पर सॉर्टीज कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि ठीक सामने C-17 ग्लोबमास्टर इस समय टेक ऑफ करते हुए लगातार जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो फॉरवर्ड एयर बेसिस तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि जो इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं उन तक लगातार सप्लाई, रसद, आर्म्स, एम्युनिशंस भेजी जा रही है। हम फायर एंड फ्यूरी कोर में अपने एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग पे बहुत गर्व रखते हैं। ये एक सिस्टम है जो कि हमारी एक नेटवर्क बनी हुई है, जिसमें ट्रांजिट कैंप्स, लॉजिस्टिक एचलॉन्स और कंट्रोल सेंटर्स ये पूरी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग को जोड़ता है। लद्दाख में मौजूद 14वीं कोर का पूरा डिफेंस तैयार है और इसके बारे में प्रधानमंत्री को भी बताया गया। जंग के हालात में भारत की फोर्स चीन से पहले LAC तक पहुंच सकती है। हम अपने सैनिकों को LAC तक जहाज से पहुंचा सकते हैं। लद्दाख में इस वक्त LAC के पास एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिव है। लद्दाख में 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी है, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। यह है दौलत बेग ओल्डी, जो इस वक्त चीन के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसके अलावा LAC के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है, फोकचे और न्यूमा में भी हवाई पट्टी है और यहां लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे हैं। लेह में तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और चीन से जंग के हालात में यह बड़ा रोल निभाएगा। LAC के आसपास पूरा गेम ट्रांसपोर्ट विमानों की पहुंच का है और अब भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से LAC के करीब तक पहुंचा सकते हैं।
भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए कई जगहों पर बोफोर्स भी तैनात किया है। हम आपको बता दें कि एहतियातन तौर पर इसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है और साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसको डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि अगर चाइनीज पीएलए कहीं से भी कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसे जवाब दिया जा सके। भारत ने पिछले 15 सालों में अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्दी फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरक्यूलिस है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो फौज के साथ अमेरिका से खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। सामान को चिनूक में भरकर अब इसे फॉरवर्ड लाइन तक पहुंचाया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि रणनीतिक तौर पर चिनूक बेहद स्ट्रेटेजिक इसका इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह यह है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आसानी से ट्रुप मूवमेंट करीबन 35 से 40 की संख्या में, जिसके साथ बैटल लोड भी कैरिंग कैपेसिटीज की है, आसानी से ले जाकर ये फॉरवर्ड लाइन तक छोड़ सकता है। हम आपको बता दें कि चुमार से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक जो इस समय एरिया डोमिनेंस है उसमें चिनूक की एक अहम भूमिका है। लद्दाख के आसमान में पहले ही चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर पिछले कुछ सालों में ही भारत की माउंटेन वॉरफेयर जैसी जरूरतों को देखकर खरीदे गए थे। सुखोई और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान पहले से ही LAC के आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जमीन पर 14वीं कोर है और आसमान में ये फाइटर जेट, यानी भारत की तैयारी पूरी है और चीन बैकफुट पर है। आज सबसे ज्यादा डिबेट जया बच्चन और रवि किशन के बयान पर भी है। इस पर हंगामा करने से अच्छा है एक समझदारी वाली रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको सही जानकारी मिलेगी। You look very cute. You're very handsome. Show me. This is VFX. Roll cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. खुदा बचाए ऐसे शौक से। शोहरत नफरत का धुआं बनकर कहर बरपा रही है। कश की कशिश और कश की कशमकश में पूरी जिंदगी उलझ गई है, शख्सियत ही बदल गई है। रंगीन पर्दे की ये सब जीनत थी, अब सड़क का पत्थर बन गए। नशे का डोज बहुत भारी पड़ गया। रिया चक्रवर्ती जेल में है, सारा पर ड्रग्स लेने का संदेह है। रकुल प्रीत कटघरे में है। रिया ने सारा और रकुल का नाम लिया है, अब सब NCB की रडार पर हैं। नशे वाला भूकंप बॉलीवुड में आया, आफ्टर इफेक्ट दिल्ली में दिखा। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. अफसोस तो यह है कि जया बच्चन को सुशांत की मौत नजर नहीं आई। मैरिजुआना और गांजे की नशे में कसता बॉलीवुड नजर नहीं आया। बात पढ़ी तो रवि किशन ने भी अपनी लाइन क्लियर करी। पहली बात तो जया जी, मैंने कोई ना मुझे थाली मिली फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा इतिहास पढ़ लो, मैं वही आदमी हूँ। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इसलिए बोला था कि ना मुझे कोई काम देता था ना मुझे कोई पैसे मिलते थे। मैंने खुद की थाली, एक भोजपुरी इंडस्ट्री बंद थी, उसको सजाया, मैंने खुद खाना बनाया, उसमें डाला, अपना खाना खुद खाया, स्वयंभू बना। महादेव और देश की जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया। हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था। जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे, कल आप भी जाना चाहोगी तो किस माहौल में जाओगी, कल जया जी का परिवार जाना चाहेगा, तो हम लोग कौन सा माहौल दे रहे हैं। यू नो, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री। रवि किशन तो बहाना थे। जया बच्चन बॉलीवुड की बदनामी से नाराज थी, लेकिन सवाल तो यह है कि जया जी को यह सब क्यों नहीं दिखा जो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। Entertainment industry in our country, which provides direct employment every day to 5 lakh people and
indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. जया बच्चन ने एक बात सही कही है, सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। पिछले 48 घंटों की तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें घुमाई जा रही हैं, पुरानी तस्वीरों पर कुछ भी लिख दिया जा रहा है। सारा अली खान का ये वीडियो बहुत वायरल है। कहा जा रहा है कि जब से रिया ने ड्रग्स में उनका नाम लिया है, तब से सारा मीडिया से छिप रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि सारा की जिस वीडियो की बात कही जा रही है, वो वीडियो बहुत पुराना है। इसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कल लोकसभा में भाजपा सांसद ने बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल पर जमकर हमला बोला, तो आज राज्यसभा में जया बच्चन ने बॉलीवुड का जमकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उनके सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कुछ हद तक ये बात सच भी है। सारा अली खान का नाम जब से इस पूरे स्कैंडल में सामने आया है, तब से सारा अली खान के हर पिक्चर और वीडियो पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सारा अली खान अपने घर के बाहर साइकिलिंग करती नजर आई, जिसे लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। लेकिन जब हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि सारा अली खान का ये साइकिलिंग वाला वीडियो महीनों पुराना है। जब देश में लॉकडाउन हुआ, तब सारा मास्क पहनकर अपने घर के बाहर साइकिलिंग करने निकली थी और तभी कुछ फोटोग्राफर्स ने उनके वीडियोस और पिक्चर्स खींचे थे। Name in this film industry have called it a gutter. लेकिन जया बच्चन के एक शब्द गटर ने विवाद का नया राउंड शुरू कर दिया। जया बच्चन ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन गटर शब्द मनाली में बैठी कंगना को बहुत फील कर गया। कंगना ट्वीट से ही गोले पर गोले बरसाने लगी। हमला सीधे जया बच्चन पर था। जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार धमकियां मिलने और डराने धमकाने व शोषण की बात करते करते एक दिन फांसी पर लटक जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। कंगना ने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह भी है। सुशांत केस, नेपोटिज्म, ड्रग्स मंडली को लेकर पूरा बॉलीवुड खामोश है। जया बच्चन ने बोला तो ना उन्हें कंगना के साथ ज्यादती दिखी और ना ही बॉलीवुड की गंदगी। लेकिन जया बच्चन ने जैसे ही फ्रंट पर मोर्चा संभाला, अब तक चुप बैठी बच्चन क्लब की पूरी पलटन सामने आ गई। सोनम कपूर को जया बच्चन की बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि बड़ी होकर वो उनकी जैसा बनना चाहती हैं। फरहान अख्तर तारीफ के कसीदे गढ़ते नहीं थक रहे। तापसी पन्नू को तो मानो ऐसा लगा कि जया बच्चन ने वो कह दिया जो वो कह नहीं पाई। अनुभव सिन्हा तो जया बच्चन के जवाब से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने सभी के जमीर को ललकार दिया जो बॉलीवुड पर ड्रग्स जैसे मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। जया बच्चन को बॉलीवुड की बदनामी रत्ती भर बर्दाश्त नहीं है, लेकिन ड्रग्स केस में बॉलीवुड का नाम आना, कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाना और सुशांत सिंह राजपूत केस में लापरवाही बरतना, इन सब मुद्दों पर जया बच्चन को बोलने से परहेज है। अब राज्यसभा सांसद जया बच्चन अगर ऐसे मुद्दों पर खामोश रहेंगी तो सवाल तो उठेंगे ही। अगला राउंड कंगना और शिवसेना के बीच शुरू हुआ, जिसकी रिंग जया बच्चन ने तैयार कर दी थी। सुशांत केस को लेकर कंगना पर बुरी तरह फंसी शिवसेना के लिए जया बच्चन ऑक्सीजन लेकर आई थी। हाल ही में कुछ लोग जिस तरह की गंदी बातें करते हैं, फैलाते हैं, तो सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं बदनाम हो रहा है, मुझे लगता है देश का संस्कार और देश की संस्कृति भी बदनाम करने जा रही है लोग। 5 लाख लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है, ऊपर से नीचे तक।
ये ख़त्म करने के लिए कुछ लोग जो काम करते हैं उसको रोकना चाहिए। और इस प्रकार की बात जया बच्चन जी ही बोल सकती है, कर सकती है, इतनी बेबाक तरीके से। संजय राउत ने जया बच्चन को ढाल बनाया, लेकिन निशाना कंगना थी। कंगना तो मानो जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। जो कहा उसे सुनिए। अक्सर एक महिला की नरमदिली और हमदर्दी को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन कभी भी एक महिला से ऐसी जबरदस्ती न करें कि उसके पास गंवाने के लिए कुछ बचे ही नहीं। आप उन्हें आजादी देकर देखिए तो वो कितनी ताकतवर और घातक हो सकते हैं। जया बच्चन ने संसद में मुद्दा उठाकर देश भर में बहस छेड़ दी है, जिसका नतीजा भी सामने दिखाई दिया। बॉलीवुड की खेमेबाजी सोशल मीडिया पर भी नजर आई। हैशटैग जया बच्चन और आई स्टैंड विथ रवि किशन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड से पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। सितारों को लोग फॉलो करते हैं, कलाकारों को लोग रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में जब इंडस्ट्री से सुशांत की मौत और सितारों के ड्रग्स कनेक्शन की खबरें आती हैं तो सवाल भी उठेंगे और चर्चा भी होगी। मैं आज प्रधानमंत्री की पर्सनल लाइफ के बारे में आपके साथ बात करूंगी। प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ युद्ध भी लड़ रहे हैं और बॉर्डर पर तनाव से भी निपट रहे हैं। वॉर का खतरा भी है, विरोधियों का पलटवार भी है। चुनौती 24 घंटे में हर निर्णय लेने की है। प्रधानमंत्री के जीने का तरीका और सलीका दोनों में बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री की जीवन शैली में 130 करोड़ देशवासियों के लिए क्या संदेश है, आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। रात का सन्नाटा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के अंदर उस वक्त हलचल बहुत तेज थी। पीएमओ के टॉप अफसर मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए थोड़ा परेशान थे। रात 1 बजे अहम मीटिंग खत्म हुई। उस रात प्रधानमंत्री मोदी सोने के लिए जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि सुबह की रणनीति क्या होगी। स्टाफ ये देखकर हैरान था कि वो आधी रात को भी सोने नहीं गए। इसके बदले वो लगातार अपडेट लेते रहे और तड़के 3 बजे प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से खुद बात की। कभी देर रात तक मीटिंग तो कभी सुबह सुबह 5 बजे ही फोन पर चर्चा। कई बार पूरी रात प्रधानमंत्री का रथ जगा। असल में प्रधानमंत्री का निवास ऑड आवर्स में भी कई बार वैसे ही सक्रिय रहता है जैसा कि सामान्य घंटों के दरमियान। जब रात 3 बजे मोदी ने किया फोन, कोरोना की डेली अपडेट रिपोर्ट में त्रिपुरा के आंकड़ों पर प्रधानमंत्री की नजरें टिक गईं, जिसमें सांस संबंधी रोगियों की अचानक वृद्धि का जिक्र था। प्रधानमंत्री ने तुरंत कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया। चंद घंटों के अंदर हॉटलाइन पर सभी अफसर प्रधानमंत्री से जुड़ गए और रात 3 बजे प्रधानमंत्री की टेबल पर स्टेटस रिपोर्ट रखी गई। पता चला कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम के हेल्थ इश्यू का चाइनीज वायरस से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस वाकई से प्रधानमंत्री की प्रोएक्टिव वर्किंग स्टाइल के बारे में पता चलता है। रात 3:30 बजे प्रधानमंत्री सोने गए। रोज की तरह 5 बजे सो के उठ गए। 90 मिनट की नींद के बाद उठ गए। महज 90 मिनट की नींद और एक बार फिर प्रधानमंत्री अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। 70 साल की आयु में बहुत लोगों के लिए रात दिन काम करना मुश्किल है, लेकिन मेहनती मोदी के स्टैंडर्ड से इसमें कुछ भी कठिन नहीं। बीस घंटे काम, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। साल के 365 दिन नरेंद्र मोदी ना थकते हैं ना रुकते हैं, नॉन स्टॉप एक्शन मोड में नजर आते हैं। मोदी की एनर्जी के बारे में उनसे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री पहले की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल का कड़ाई से पालन करते हुए खुद को 12 एकड़ में फैले आवास में सीमित किया। पिछले 6 महीने में मोदी चंद मौकों पर बाहर निकले। प्रधानमंत्री के वर्किंग स्टैंडर्ड से देखें तो 20-20 घंटे काम करना लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ये बात लोगों को पता है कि मोदी 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसका टॉप सीक्रेट नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट और 15 मिनट की साधना में छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी हफ्ते में कम से कम 2 बार योग निद्रा करते हैं। योग निद्रा वो पिछले कई दशकों से लगातार करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी योग निद्रा शारीरिक और मानसिक थकान मिटाने और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए करते हैं। योग निद्रा दरअसल एक आध्यात्मिक क्रिया है और करीब आधे घंटे की योग निद्रा से नरेंद्र मोदी खुद को 24 घंटे तक ऊर्जावान रख पाते हैं। राजनीतिक जीवन में यह पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी एक स्थान पर सबसे ज्यादा दिनों तक रहे हैं।
19 मार्च से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी का ज्यादातर वक्त आवास पर बीता। प्रधानमंत्री कुछ ओकेजन पर बाहर गए, लेकिन चंद घंटों के बाद लौट आए। आपको याद होगा, मई महीने में प्रधानमंत्री ने अम्फान तूफान से प्रभावित बंगाल और ओडिशा का दौरा किया। उसके बाद जुलाई में लद्दाख का और अगस्त में अयोध्या का। लेकिन अयोध्या की यात्रा से जुड़ी कहानी बहुत कम लोगों को पता है। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में कई राउंड की मीटिंग हुई। कोरोना काल को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का सुझाव था कि अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान वो ऑनलाइन ही मौजूद रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। करीब करीब ये तय हो चुका था कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। लेकिन उसी दौरान नरेंद्र मोदी और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नृत्य गोपाल दास ने पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी से अयोध्या आने का आग्रह किया। नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति क्यों जरूरी है, ये बताया। नृत्य गोपाल दास के आग्रह को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने उस वर्चुअल मीटिंग में कुछ शर्तें भी रखी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि भूमि पूजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, और ये हुआ भी। राम जन्मभूमि पूजन के कार्यक्रम में आने वाले लोगों की जो लिस्ट है, आमंत्रितों की लिस्ट को बहुत छोटा कर दिया गया और फाइनल लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई, जिसके अप्रूवल के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जाने के लिए अपने आवास से निकलकर अयोध्या गए और उसी दिन फिर वहां से वो वापस लौट आए। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को प्रधानमंत्री बहुत सख्ती से फॉलो कर रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री हमेशा मास्क पहनते हैं और दूसरों को मास्क पहनने की सलाह देते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो, इंटरनेशनल सम्मेलन हो या फिर अफसरों को निर्देश देने हो, प्रधानमंत्री सारा काम डिजिटली कर रहे हैं। यह आपने तस्वीरों में देखा होगा और प्रधानमंत्री के संबोधन में सुना होगा। लेकिन एक काम ऐसा है जो प्रधानमंत्री कोरोना काल में रोज करते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, रोज प्रधानमंत्री अपने पुराने परिचितों को, खास तौर पर बुजुर्ग कार्यकर्ताओं से फोन पर बात करते हैं। किसी पुराने सहयोगी या उसके परिवार के सदस्य का निधन होने पर नरेंद्र मोदी खुद फोन करते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने उन परिचितों को भी कॉल किया जो कोरोना से पीड़ित हुए। अब तक प्रधानमंत्री हजारों लोगों से फोन पर बात कर चुके हैं। पुराने लोग हैं, बीमारी का दौर चलता है, तो आप लोगों को प्रणाम कर लो, इसलिए मैंने तो फोन किया। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। मैडम आशीर्वाद कैसे आप कैसे? ठीक है सबका, मैं बहुत ठीक हूँ। देखिए देश की सेवा करना। हेलो मोदी जी बोलो। अच्छा अच्छा, नमस्कार। नारायण जी प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप वाह, आपकी कृपा सब ठीक चल रहा है। आपने तो शताब्दी पूरी कर दी। हाँ, 106 हो गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने हालचाल पूछा, हमने भी उनका हालचाल पूछा। उन्होंने धन्यवाद दिया, हम भी उन्हें धन्यवाद दिया। हाँ नमस्कार, केम छो? हाँ हूँ एकदम बराबर फिट। तबीयत पानी कैसा है आपका? मेरा तबीयत पानी बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत काम कर रही हूँ अभी भी। हाँ, वो तो आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। हाँ, किट बनवाने में और जो भी करना है करती रहती हूँ। आप हाल है, लोगों का मूड कैसा है? पब्लिक का मूड, पब्लिक को पूछते हैं भाई कौन अच्छा है, तो कहते हैं मोदी जी अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी अपने आवास से काम कर रहे हैं जैसे आम दिनों में काम करते थे। अंतर सिर्फ इतना है कि सारा काम डिजिटली कर रहे हैं। आपने आज तक मोदी को दफ्तर में काम करते देखा होगा, लेकिन कोरोना काल में प्रधानमंत्री के काम करने का एकदम नया लुक दिखा। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुर्ता और लुंगी में फाइलें पढ़ते हुए। तस्वीरें आवास की हैं। आप देख सकते हैं कि एक फाइल प्रधानमंत्री के हाथ में है, जबकि कई फाइलें बगल में रखी हुई हैं। वैसे ज्यादातर फाइलें ऑनलाइन देखते हैं,
लेकिन कुछ जरूरी फाइलें हार्ड कॉपी में दी जाती हैं। पेन से लेकर पेपर तक हर चीज सैनिटाइज की जाती है। हर दिन प्रधानमंत्री अपने आवास पर तमाम फाइलें निपटाते हैं तो दर्जन भर से ज्यादा मीटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का जो तरीका है वो किसी भी सब्जेक्ट को पहले बहुत गहराई से समझते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। ऐसे में उनकी सुबह की शुरुआत होती है सामान्य दिनचर्या के बाद, देश दुनिया में क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को जानने का। उसके बाद जो महत्वपूर्ण ज़रूरी फाइलें हैं उन्हें मंगाकर ठीक तरीके से विषय को समझते हैं और उसके बाद किसी फैसले पे पहुंचते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर पीएम की बैठकों में उनके कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी भौचक्के रह जाते हैं जब पीएम कोई सवाल पूछ बैठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग स्टाइल आपने देखी, लेकिन बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से सतर्क रहते हैं। सुबह योगा और एक्सरसाइज करना ये नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना काल में प्रधानमंत्री कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखते हैं। पहला स्टेप सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा स्टेप इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। बहुत कम लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री आवास पर आने वाले अफसरों और मंत्रियों को चाय की जगह काढ़ा दिया जाता है और पीने के लिए सिर्फ गुनगुना पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं बल्कि उन्हें हर वक्त लोगों की सेहत का भी ख्याल रहता है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय संबोधन में कई बार उन्होंने लोगों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील भी की। कुछ लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के डायरेक्ट संपर्क में आए, जिनसे उनकी पर्सनली बातचीत होती रही इस पीरियड के दौरान, उन्होंने काढ़ा पीने की सलाह दी। आपको जानकर के हैरानी होगी कि न सिर्फ सलाह दी बल्कि काढ़ा कैसे बनाया जाए इसकी प्रक्रिया तक उन्हें समझाई। यानी आप देख सकते हैं काढ़ा पीने की सलाह तो दी लेकिन बनाने तक की प्रक्रिया भी समझाई उन लोगों को। प्रधानमंत्री खुद हर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या है, आज बहुत गौर से समझिए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं। पीएमओ में अपॉइंटमेंट में सिर्फ वीडियो कॉलिंग है। कैबिनेट की मीटिंग से लेकर टॉप अफसरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बैठकें हो रही हैं। बहुत ही रेयर सिचुएशन में गिने चुने लोगों के साथ पर्सनल मीटिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमओ की कोर टीम ही फिजिकली प्रधानमंत्री से मिल सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ज्यादातर अफसर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानमंत्री के संपर्क में रहने वाले टॉप अफसर और पर्सनल स्टाफ होने की संभावना ही ना रहे। छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखा जा रहा है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब लोगों के साथ उनका सीधा संवाद था और आज जब प्रधानमंत्री हैं तब भी संवाद का सिलसिला रुका नहीं है। कोविड के इस टाइम में बस तरीका बदल गया है। मुझे याद है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मुख्यमंत्री आवास पर आने वाली हर कॉल की डिटेल्स उनके पास होती थी और जब भी उन्हें समय मिलता था वो कॉल बैक ज़रूर करते थे और साथ ही लोगों को मिलने का टाइम भी देते थे। लेकिन कोरोना काल में इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी फ़ोन पर आज भी अवेलेबल रहते हैं। नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें जो आज आपको सुननी चाहिए। क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी नवरात्र उपवास में सिर्फ जल क्यों पीते हैं? इस सवाल के जवाब से जुड़ा है मोदी की संकल्प शक्ति का सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठोर साधना के बारे में आपको पता होगा। मोदी नवरात्र व्रत रखते हैं, सिर्फ सादा पानी या नींबू पानी पीकर पूरे नवरात्र में मां दुर्गे की आराधना करते हैं। नवरात्र व्रत के दौरान बिना आहार खाए मोदी सिर्फ पानी पीते हैं और 20-20 घंटे काम करते हैं। 4 से ज्यादा दशकों से मोदी ऐसा ही करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मोदी की संकल्प शक्ति के पीछे भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति है। मोदी हर दिन की शुरुआत 20 मिनट तक मां जगदम्बा की पूजा के साथ करते हैं। ये सिलसिला छोटी उम्र से आज तक अनवरत चला आ रहा है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार अपने ब्लॉग पर मोदी ने लिखा था, बहुत पुरानी बात है, शिक्षक दिवस के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी एक स्कूल में गए थे। वहां एक बच्ची ने मोदी से सवाल पूछा था कि वो नवरात्रि में कैसे इतना कठोर उपवास रखते हैं और इस दौरान उन्हें इतना कामकाज करने की ताकत कैसे मिलती है। तो इसके जवाब में कहा था कि नवरात्र के उपवास में उन्हें आत्मशुद्धि और ऊर्जावान बने रहने की शक्ति मिलती है।
70 साल की आयु में भी प्रधानमंत्री मोदी की फिटनेस का कोई जवाब नहीं है। ये ताकत मोदी को उनके संकल्प से मिलती है, जिसको सार्थक बनाने में भक्ति की शक्ति काम आती है। नरेंद्र मोदी अपनी शैली, अपने साहस और संयम के बलबूते असंभव से दिखने वाली लड़ाई को भी जीत लेते हैं। विपरीत हालात में 7 लोक कल्याण मार्ग के इसी आवाज से नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो 21वीं सदी में न्यू इंडिया के उद्घोष का शंखनाद है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर प्लान क्या है, आज ये साफ हो गया। मोदी बिहार की सूरत अर्बन डेवलपमेंट से बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने शहरीकरण की अपनी परिभाषा बताई, जहां सुविधाएं हो, संभावनाएं हो, सबका सम्मान हो और सबको संरक्षण भी मिले। मोदी ने आज बिहार को 543 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया और ये सफाई भी कि आजादी के बाद जो स्वार्थ नीति की राजनीति हुई, उसने बिहार को इतना पीछे धकेल दिया है कि उसे फ्रंट रो में लाने में 1.5 दशक भी कम पड़ रहे हैं। विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पूरा भी होगा, इस बात की कल्पना भी 1.5 दशक पहले नहीं की जा सकती थी। लेकिन नीतीश जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने ये सच कर दिखाया है। क्या बिहार में विकास की बयार का प्रचंड आरंभ होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तो बिहार को इसी तरह आश्वस्त किया, शिलान्यास भी होगा, विकास भी होगा, जो होगा वो दिखेगा। छठी मैया के आशीर्वाद से हम बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों, उनको गंदे जल, बीमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिलाने के लिए जी जान से काम करते रहेंगे। मोदी के आत्मनिर्भर बिहार अभियान को अगर समझ सकते हैं तो समझिए, मोदी उम्मीदों का आसमान दिखाते हैं, मगर वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जिसकी तर्जनी भावनाओं की नब्ज पर होती है। बिहार के शहरों का तो गंगा जी से बहुत ही गहरा नाता है। सामने कोरोना काल में अर्थ और चीन की सरहद पर पुरुषार्थ की चुनौती है। मोदी की तैयारी इन सब का जवाब बिहार के चुनाव में देने की है। बिहार को उसका खोया गौरव लौटाने का संकल्प है। यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और संपन्न नगरों का विकास हुआ, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड ने इस विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। आजादी के बाद के शुरुआती कुछ दिनों में बिहार को बड़े और विजनरी नेताओं का नेतृत्व मिला, जिन्होंने गुलामी के काल में आई विकृतियों को दूर करने की भरसक कोशिश भी की। लेकिन इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्माण के बजाय राज्य के लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के बजाय प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पूरी तरह बदल गई। नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार के गांव और ज्यादा पिछड़ते गए और जो शहर कभी समृद्धि का प्रतीक थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती आबादी और बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड हो ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे अतीत के आईने में समझिए। पाटलिपुत्र, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, अंग, बोधगया,
मिथिला के दरभंगा से लेकर चंपारण तक बिहार के पास नगरों और महाजनपदों की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है, मगर आजादी के तत्काल बाद बिहार में जो आधुनिकता की बयार बही, जल्द ही भ्रष्टाचार में दबकर रह गई। प्रधानमंत्री के बयान में ये कसक भी है और सफाई भी कि 1.5 दशक के संघर्ष के बाद भी एनडीए का इंजीनियर मुख्यमंत्री बहुत से गैप नहीं भर सका है। मोदी इसकी वजह सत्ता की स्वार्थ नीति बताते हैं। जब शासन पर स्वार्थ नीति हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग को पड़ता है जो प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है। बिहार के लोगों ने इस दर्द को दशकों तक सहा है। जब पानी और सीवरेज जैसी मूल जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता, तो दिक्कतें हमारी माताओं बहनों को ज्यादा होती है, गरीब को होती है, दलित को होती है, पिछड़ों, अति पिछड़ों को होती है। गंदगी में रहने से मजबूरी में गंदा पानी पीने से लोगों को बीमारियां पकड़ लेती है। बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार मोदी ही सबसे बड़ा ब्रांड है, मोदी ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, मोदी ही ब्रांड बिहार के एम्बेसडर हैं। मोदी ने इस ब्रांड का बाजार और इस प्रोडक्ट का मार्केट दोनों तय कर दिया है। और शहर ऐसे हो जहां आधुनिक सुविधाएं। दशकों से जातीय समीकरण की राजनीति से जूझते बिहार में अर्बन आबादी, शहरी मतदाता ही मोदी का सबसे बड़ा टारगेट है। केंद्र और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सीवर जैसी मूल सुविधाओं के ढांचे में निरंतर सुधार हो रहा है। मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। मोदी ने बिहार को अब तक जो सौगात दी है, उसका सीधा संबंध शहरी मतदाताओं से है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि ग्रामीण मतदाता पर उनकी नजर नहीं। एक नजर इन प्रोजेक्ट पर डालिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जलापूर्ति और सीवर ट्रीटमेंट से जुड़ी 543 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। इनमें पटना के बेऊर और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं। सीवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। रविवार को 901 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का शुभारंभ हुआ। दुर्गापुर बांका खंड में 634 करोड़ की लागत से 193 किलोमीटर की पाइपलाइन, बांका में ही 131 करोड़ के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन, 136 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी चंपारण में नए एलपीजी प्लांट का आरंभ। ये योजनाएं जिन इलाकों से जुड़ी हैं, मेट्रो में रहने वालों को वो सेमी अर्बन लग सकते हैं, कस्बे लग सकते हैं, मगर ये बिहार के लिए वो शहर हैं जिनमें संभावनाएं हैं। इस वोटर की नब्ज थामने के लिए मोदी दलित आइकन बाबा साहब अंबेडकर का सहारा लेते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने तो उस दौर में ही इस सच्चाई को समझ लिया था और वो शहरीकरण के बड़े समर्थक थे। उन्होंने शहरीकरण को समस्या नहीं माना। उन्होंने ऐसे शहरों की कल्पना की थी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अवसर मिले, जीवन को बेहतर करने के रास्ते उनके लिए खुले। आज
आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। एक बात जो बिहार के एस्पिरेशनल अर्बन मिडिल क्लास को खास तौर पर आकर्षित कर सकती है, हर राज्य अपने इलाके के इकोलॉजिकल सिस्टम को मार्केट करता है। बंगाल के बाघ हों, गुजरात में गिर के शेर हों या असम में काजीरंगा के गैंडे, मोदी ने बिहार की गैंजेटिक डॉल्फिन की ओर ध्यान खींचा। मोदी ने इंजीनियर्स दिवस पर इंजीनियर मुख्यमंत्री के सूबे में राज्य के इंजीनियर्स की क्षमता और देश भर में उनके श्रम को भी रेखांकित किया। ये देश भर के बिहारी डायस्पोरा को एड्रेस करने का मोदी का अपना अंदाज है। अगर ये बिहार के चुनाव में रिफ्लेक्ट करता है तो मोदी को कामयाब समझिए। आज बॉलीवुड में रिया, सुशांत और सारा से ज्यादा एक नाम की बहुत चर्चा है। ये नाम है केजे का। ये केजे वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये केजे वो नहीं जो बॉलीवुड में बड़ा नाम रखता है। ये केजे है 23 साल का एक लड़का जो 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज में चलता है। इस मर्सिडीज कार का एक एक फ्रेम गौर से देख लीजिए। कार के इंटीरियर, एक्सटीरियर डिजाइन पर भी गौर फरमाइए। मर्सिडीज बेंज 4मैटिक की कीमत 90 लाख रुपए से भी ज्यादा है। जानते हैं इस कार का मालिक कौन है? ये लड़का है इस मर्सिडीज का मालिक। नाम केजे उर्फ करमजीत सिंह आनंद, उम्र 23 साल, काम बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का, इलाका लोखंड वाला, जुहू, बांद्रा में मैरी ओआना की सप्लाई, कमाई लाखों करोड़ों में। 90 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगी मर्सिडीज के बेंज मॉडल को 23 साल के करमजीत ने इसी काली कमाई के दम पर खरीदा है, जिसका इस्तेमाल वो और उसके दोस्त टॉप सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई में किया करते थे। केजे उर्फ करमजीत सिंह आनंद के पास से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस गाड़ी को बरामद किया है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि केजे ड्रग सप्लाई करने के लिए इसी कार का इस्तेमाल करता था। ये मर्सिडीज गाड़ी है। मैं आपको बता दूं, केजे महज 23 साल का है और वो कुछ साल पहले तक एक छोटी सी गैस एजेंसी चलाता था, लेकिन 3 साल पहले वो इस ड्रग्स के धंधे में उतरा और उसके बाद बड़े पैमाने पर उसने जो ड्रग्स बेचकर काली कमाई की और इसी काली कमाई से जो है केजे ने इस कार को खरीदा था। आपको बता दूं इस कार के क्या क्या फीचर्स है उस बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए मर्सिडीज की 4मैटिक ब्रांड की है गाड़ी और इसकी बाजार में कीमत 90 लाख से ज्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 23 साल का एक आरोपी ड्रग सप्लाई करता है, उसके पास से इतनी बड़ी गाड़ी का मिलना ये बताता है कि कितने कम समय में उसने ड्रग्स बेचकर काली कमाई और उसके बाद इस गाड़ी का इस्तेमाल करता था। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इसी कार के जरिए जितने भी सिने जगत में बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी उसके लिए जो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए वो इसी कार का इस्तेमाल करता था। इस कार में जो है क्या कुछ खास स्पेशल पॉकेट्स बनाए गए थे ताकि ड्रग्स को छुपाया जा सके, इसकी तलाश जो है एनसीबी करने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं एनसीबी का ये कहना है कि केजे और उसके साथी अक्सर इस गाड़ी में घुमा करते थे और इस पूरी जांच में ये कार अहम साबित होने वाली है। हम आपको करमजीत सिंह के ड्रग्स नेटवर्क का पूरा रोल समझाएंगे। करमजीत कैसे इस नेक्सस का टॉप ड्रग सप्लायर बना ये भी बताएंगे। अभी मर्सिडीज बेंज से वो कैसे ड्रग्स की सप्लाई करता था। इंडिया टीवी के रिपोर्टर दिनेश मौर्य की रिपोर्ट में समझिए। इसके अंदर के फीचर्स ही मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाए। इसका आमतौर पे हमने देखा है जब भी कभी ड्रग्स को लेकर स्मगलिंग करनी होती है, पहुंचाना होता है डेली, तो कार के जो इस तरह के जो गेट होते हैं वहां पर स्पेशल पॉकेट्स होते हैं या फिर कई दफे सीट के नीचे या फिर कई दफे पीछे की तरफ जो स्पेशल पॉकेट्स बनाए जाते हैं जहां पर ड्रग्स छिपाया जाता है। इस कार में भी क्या इस तरह के स्पेशल पॉकेट्स थे, इसकी जांच जो है वो एनसीबी करने वाली। साथ ही में इसका पीछे वाला हिस्सा मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए इस पीछे वाले हिस्से को उठा के भी चेकिंग की गई। नीचे वहां पर फिलहाल जो है एक टायर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर को गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को भी खोलकर चेक किया जाएगा। केजे उर्फ करमजीत का नाम सबसे पहले आया शौविक चक्रवर्ती के उस स्टेटमेंट में जो उसने एनसीबी को दिया था। इस बयान के मुताबिक करमजीत ही सुशांत को ड्रग सप्लाई किया करता था। मुझे याद है कि 15 से 17 अप्रैल के बीच सुशांत ने मुझे फोन किया कि उनका बड और वीट का स्टॉक खत्म हो रहा है। इसी दौरान सैमुअल मिरांडा ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए बड या वीट का इंतजाम करने को कहा।
मैंने सैमुअल से कहा कि मेरे इतने कांटेक्ट नहीं हैं कि मैं नियमित रूप से बड या वीट की सप्लाई करूं। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फिर व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि उसके सप्लायर करमजीत के पास ड्रग्स खत्म हो गई है। फिर उसने मुझे मेरी बहन रिया से बात करने को कहा। मैंने रिया को कॉल किया। उस समय वो सुशांत के साथ ही थी। उसने कहा कि बड या वीड नहीं तो कुछ और भी चलेगा। फिर मैंने ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से संपर्क किया। इसके बाद करमजीत की ड्रग्स कुंडली का पहिया घुमा और एनसीबी के रडार पर आ गया। हालांकि इससे पहले भी शौविक और केजे के ड्रग्स चैट भी एनसीबी को मिल चुकी थी। करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे का नाम जब सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री में पहली बार सामने आया तब लोग कयास लगा रहे थे कि क्या ये वही बॉलीवुड वाला केजे है, क्या ये वही केजे है जो बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनाता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तब पता चला कि करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे एक बड़ा ड्रग पेडलर है जो बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग सप्लाई करता है, जो बॉलीवुड के बी टाउन सेलिब्रिटीज को साथ ही जो बड़े लोग हैं मुंबई के उनको ड्रग सप्लाई करता है। लेकिन इसकी एंट्री कहां से हुई, इसका नाम सबसे पहले कहां से आया, हम दिनेश से पूछते। सबसे पहले नाम केजे के नाम की एंट्री कहां से हुई? देखिए, सबसे पहले इस नाम का खुलासा इंडिया टीवी ने ही किया था। शौविक चक्रवर्ती और उसके दोस्त के बीच एक बार बातचीत हो रही थी। 54 चैट्स थे कुल, जिसमें उसका जो दोस्त है शौविक का, वो कह रहा था कि मुझे ड्रग्स चाहिए, कहां से ड्रग्स मिलेगा बताइए। तब शौविक चक्रवर्ती ने कई सारे पेडलर्स के नाम बताए थे और उन पेडलर्स में से एक नाम था केजे। तब नहीं कोई जानता था कि ये केजे कौन है, इसका नाम असली नाम क्या है। लेकिन शौविक ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर ड्रग्स कहीं नहीं मिलेगा तो ये वो शख्स है जो ड्रग्स मुहैया करा सकता है। तभी पहली बार नाम सामने आया था। पहली बार सामने उसी चैट के जरिए आया था। और ये चैट कहां से सामने आया था? क्या ईडी ने रिट्रीव की थी ये चैट? देखिए, बिल्कुल, जब से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जब इन लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि सबसे पहले ईडी ने पूछताछ यहाँ पर शुरू की मुंबई में, क्योंकि पूरा का पूरा मनी ट्रांजैक्शन का मामला सामने आ रहा था, पीएमएलए का केस दर्ज हो गया था। उसके बाद जब चैट रिट्रीव की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने भी, शौविक ने भी, सबने अपनी चैट डिलीट कर दी थी, लेकिन ईडी ने जब चैट रिट्रीव करने के बाद ये खुलासा होना शुरू हुआ कि इस तरीके से ड्रग्स की बात होती थी। और न केवल ड्रग्स की बात होती थी उसमें, बल्कि शौविक चक्रवर्ती ये भी बताता था कि अगर मेरे पास नहीं है या मेरे किसी पेडलर के पास ड्रग्स नहीं है, तो जिस तरह से दिनेश ने बताया कि फिर आपको केजे के पास तो ड्रग्स मिल ही जाएगा। और केजे कितना बड़ा ड्रग पेडलर है उसका खुलासा अब एनसीबी ने कर ही दिया है कि वो ना केवल मुंबई बल्कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के अलावा भी जितने बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्हें ड्रग सप्लाई किया करता था। जितने लोगों के बयान लिए गए सारे के सारे लोगों ने, चाहे वो स्टाफ थे सुशांत के, उन लोगों ने केजे का नाम बताया। उसके बाद में जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए उन्होंने भी केजे का नाम बताया, क्योंकि केजे यानी कि करमजीत ऐसा शख्स था जिसका अपना एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था ड्रग्स को लेकर, जो इंडस्ट्री में पार्टीज के लिए, ड्रग्स के लिए बाकायदा कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने उस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया करता था। और इसी नेटवर्क के सहारे उसने एक बड़ी, कह सकते हैं एक लंबी चौड़ी जो है टीम तैयार करके रखी थी और उन्हीं के जरिए इस ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करता था।